क्षण में आपका जीवन आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। शांत रहें और चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। जिसका आप विरोध करते हैं वह और अधिक बना रहता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु सामान्य हिंदी तथा साथ ही साथ उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज सामान्य हिंदी 20 अंक का प्रैक्टिस सेट भाग 14 है। आशा करती हूँ इससे पहले की वीडियोस भी आप देख चुके हैं। नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाकर इसकी अन्य वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग की परीक्षा अब बहुत नज़दीक है। इस भ्रम में ना रहें कि परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि किसी विज्ञप्ति निकलने के बाद किसी भी भर्ती के नियमों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी वो प्रोसेस की जा रही है वो आगे आने वाली परीक्षाओं में इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभी 27 अप्रैल को परीक्षा आपकी होनी ही होनी है, तो उसी के अनुसार आप तैयारी करते रहिए। तो आज के जो प्रश्न हैं वही सेम पाठ्यक्रम के अनुसार लिए गए हैं और आशा करती हूँ कि आप स्वयं से इन प्रश्नों का आंसर खुद से देंगे, अपने ज्ञान का आकलन करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि अभी आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। नहीं होता है पे फोकस करेंगे। अक्ष शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? चक्र, धुरी, पासा या ब्रह्म? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द। ब्रह्म अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। बाकी चक्र, धुरी और पासा ये अक्ष शब्द के अर्थ होते हैं। अगर हम बात करें तो ब्रह्म के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, तो आप नोट करेंगे। ब्रह्म का एक पर्यायवाची होगा विधाता, स्वयंभू, स्वयं भू और अज, लोकेश, ठीक है, और आत्मभू। अगर हम बात करें, एक आप और लिखेंगे, आत्मभू, स्वयंभू, आत्मभू और कर्तार, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अक्ष शब्द का अर्थ चक्र, धुरी, पाशा होता है और ब्रह्म के मैंने आपको पर्यायवाची बताए विधाता, स्वयंभू, अज, लोकेश, आत्मभू और कर्तार। तो आशा करती हूँ यहाँ पर आपको ब्रह्म शब्द का मीनिंग समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असंगत पर्यायवाची शब्द है। असंगत मतलब जैसे ऑड कहते हैं ना, इसमें जो चार यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक उस क्रम में नहीं है। ईर्ष्या, दाह, जलन, मन मुटाव। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द। मन मुटाव, ईर्ष्या, दाह, जलन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन मन मुटाव इसका पर्यायवाची नहीं है। अगर हम बात करें ईर्ष्या के, और या ईर्ष्या का पर्यायवाची दाह भी है, जलन भी है, और क्या पर्यायवाची इसके हो सकते हैं, तो ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं बैर। अगर हम शत्रु कहें तो बैर ही हो जाएगा, लेकिन हम ईर्ष्या कहें तो बैर, कुढ़न, द्वेष, ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं, और दुर्भाव। ठीक है, दुर्भाव। और बाकी मन मुटाव, मन मुटाव का मैं एक आपको बहुत अच्छा सा एक शब्द बोलती हूँ, इससे आपको ना मीनिंग समझ में याद आएगा। कभी ये प्रश्न आ गया तो वैमनस्य शब्द बहुत बार प्रयोग में आता है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। वैमनस्य, ठीक है, यह है ये। वैमनस्य का अर्थ होता है मन मुटाव, याद रखेंगे, वैमनस्य। ठीक है, वैमनस्य का अर्थ क्या होता है? मन मुटाव होता है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, मन मुटाव। और इसका एक अर्थ वैमनस्य भी होता है। कहीं पर आपका पर्यायवाची आए या कहीं पर ऐसी असंगत पर्यायवाची छांटने का, तो ध्यान रखेंगे वैमनस्य का अर्थ क्या होता है? मन मुटाव। ठीक है, तो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी, मन मुटाव। अगला प्रश्न है, मधुर का विलोम शब्द है कूट, कटु, लवण, ललित। तो मधुर का जो सही विलोम है वो है ऑप्शन नंबर बी, कटु। ठीक है, अगर हम बात करें तो कूट का अर्थ क्या होता है? कूट का अर्थ होता है छल। और लवण, लवण कहते हैं नमक को, और ललित कहते हैं सुंदर को। अगर कहीं पर अर्थ समझ में ना आए तो ध्यान रखेंगे, ललित का अर्थ होता है सुंदर, कूट का अर्थ होता है छल, लवण का अर्थ होता है नमक, और मधुर का विलोम है कटु। अगला प्रश्न है, असंगत विलोम शब्द है। देखिए, अगर मैं स्पीड से चल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपने उत्तरों का चयन स्वयं से अवश्य करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तभी हमारे लिए
फ़ायदेमंद है जब आप उसको उस तरह से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से परीक्षा में आप करते हैं। देखिए, आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं या टेस्ट सीरीज़ कुछ भी किसी से अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, उसको आपको बैठ के देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप काम करते करते भी आपने वीडियो सुना, उसके बाद अपना आंसर माइंड में क्लिक कर लिया कि मुझे ये आंसर लग रहा है, उसके अनुसार आप देखिए कि आप 20 में से कितने जो है मार्क्स यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। इसको देखना बहुत आवश्यक है। तो असंगत विलोम शब्द क्या है? शकुन, अवशकुन, समास, व्यास, मानव, दानव, श्लाघा, निंदा। निंदा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शकुन। अवशकुन नहीं होता है, क्या होता है? अपशकुन होता है। ठीक है, आपके उपसर्ग पर्यायवाची भी ध्यान रखेंगे। अपशकुन होता है, अवशकुन नहीं होता है। बाकी समास का विलोम है व्यास, मानव का विलोम है दानव और श्लाघा का विलोम है निंदा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह क्या होगा? समास विग्रह, समास आपके सिलेबस में है तो ध्यान देंगे आप। तो सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह क्या होगा? सत्य ही असत्य, सत्य नहीं असत्य, सत्य या असत्य, सत्य का असत्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य। यहाँ पर सत्य और असत्य भी आ सकता है। अब मैंने आपसे बताया था कि समास में हम ये जो सत्य या असत्य है, यहाँ पर ये इसमें समास कौन सा है? ठीक है, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। इसमें समास कौन सा है? सत्य या असत्य। देखिए, सत्य या असत्य, जहाँ पर या और का प्रयोग होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ध्यान रखेंगे, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है सत्य असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? देखिए, प्रश्न बिल्कुल आपसे डेफिनेशन से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है या कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। समास किसे कहते हैं? दो पदों से मिलकर बनता है। एक होता है इसमें पूर्व पद और एक होता है इसमें उत्तर पद। ठीक है, पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद का। तो उन दोनों पदों से मिलकर बनता है। जैसे अभी हम एक कोई भी उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, नीलकमल। नीलकमल, ठीक है, तो नील जो है ये पूर्व पद है और कमल जो है वो उत्तर पद है। तो यहाँ पर हमने देखा कि समास के दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। अगर हम बात करें कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब दूसरा वाला पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में तो संख्यावाची है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं बहुब्रीहि समास की, तो उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो दो पद हैं वो प्रधान नहीं होते, तीसरा पद प्रधान होता है। यानी कि तीसरा मतलब जो उससे निकल के अर्थ आएगा। अगर प्रश्न आए कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो आंसर होगा बहुब्रीहि समास। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास। अगर प्रश्न आए कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद यानी कि पहला, तो वो है अव्ययी भाव समास। ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमने बात की यहाँ पर पूर्व पद किसका प्रधान होता है? अव्ययी भाव का। उत्तर पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष समास का। और दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्व समास के। और कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीहि समास का। ठीक है, बहुब्रीहि समास का। तो यहाँ पर जो प्रश्न था वो था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वह है द्वंद्व समास। यही हमारा सही उत्तर। इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और इसके स्थान पर और या आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? रहित मतलब जिसमें प्रत्यय है ही नहीं। सहित मतलब होता है जिसमें प्रत्यय है, और रहित मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं है। विवाद, चलन, लेखक, बिटिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विवाद में प्रत्यय नहीं। आप ध्यान देंगे, विवाद में उपसर्ग है वी, तो उसमें प्रत्यय नहीं है। बाकी चलन, 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 ठीक है, नौ प्रत्यय है। लेखक, अक प्रत्यय है। बिटिया, बिटिया का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? विवाद प्रत्यय है। विवाद शब्द है क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं, उपसर्ग, और उपसर्ग कौन सा है? वी है। चलन में नौ प्रत्यय है। लेखक में अक प्रत्यय है। बिटिया में क्या प्रत्यय है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वह ऑप्शन नंबर अ, विवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। नाइन, पंडिताइन, कुलीन, कठुराइन हो गया, ये होगा ठकुराइन। ठीक है, ठकुराइन। अब देखिए, इसके मैं आपको ट्रिक बता दूं। देखो, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये बड़ी ई है,
ठीक है। बड़ी ई मिलके छोटी नहीं होगी प्रत्यय में, कभी भी इस बात का ध्यान रखना, बड़ी ई ही रहेगी। तो ये 9 हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। कुलीन, पंडिताइन, ठकुराइन भी हमारा आंसर गलत हो गया। तो हमको इन दोनों में देखना है कि ईन प्रत्यय किस में लगा है। अगर हम बात करें तो पंडिताइन में क्या होता है, पंडित प्लस आइन, पंडित प्लस आइन होता है, ठीक है। और कुलीन में होता है कुल प्लस ईन। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कुलीन, क्योंकि हमने बात की ईन प्रत्यय की। देखिए आप याद रखना, अगर बड़ा ई है तो प्रत्यय में कभी भी वो छोटा नहीं होगा। तो 9 तो हो ही नहीं सकता, और ठकुराइन भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसको ठकुराइन पढ़ेंगे, ठकुराइन भी नहीं हो सकता है। तो बचा पंडिताइन और कुलीन। तो पंडिताइन जो हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं तो पंडित प्लस आइन होता है, इसमें आइन प्रत्यय है, ठीक है। ब वाले में आइन प्रत्यय है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो कुलीन में क्या है, कुल प्लस ईन। तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, कुलीन, क्योंकि इसमें ईन प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। भ प्लस वन, भ प्लस अन, भ प्लस अन, या बहु प्लस अन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ प्लस अन। और इसमें संधि कौन सी है, इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और आप मुझे बताएं कि भावना में कौन सी संधि होगी और उसका विग्रह क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। ये हमने भवन का पूछा, तो भावना का संधि विच्छेद क्या होगा और उसमें संधि कौन सी होगी, ठीक है। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए आंसर। अगला प्रश्न है, गिरीश में कौन सी संधि है, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश में दीर्घ संधि है। गिरीश में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अगर हम बात करें, हमने बात की थी संधि 3 प्रकार की होती है। संधि किसे कहते हैं, वर्णों के जोड़ को कहते हैं, याद रखेंगे, वर्णों के जोड़ को, शब्दों के जोड़ को नहीं, वर्णों के जोड़ को संधि। क्योंकि ना देखिए, संधि आपका सिलेबस है, हो सकता है विभाग इस प्रकार से परिभाषित प्रश्नों को पूछ ले। तो वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं और उन्हीं को अलग अलग लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद अलग होता है और संधि विच्छेद अलग होता है। आपके सिलेबस में वर्ण नहीं है तो आप संधि इस प्रकार से ध्यान देंगे, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। 3 संधि होती हैं। और स्वर के 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, दीर्घ, गुण, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादि। तो ये 5 संधियाँ हो गई स्वर की, ठीक है। तो अगर हम देखिए, दीर्घ का मैंने आपको बताया, ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और हम यण के कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं जो बार बार पूछे जाते हैं, देखिए न्यून, ये यण संधि का उदाहरण है। इसको कैसे विग्रह, इसको तोड़ते कैसे हैं, इस बात का ध्यान देंगे। नी प्लस ऊन, क्या हुआ, न्यून। उसके बाद हम बात करें गुण संधि की, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला है, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, और क्या बना, नवोढ़ा, नवोढ़ा, ठीक है। ये किस संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है। अगर मैं वृद्धि संधि की बात करूं, ठीक है, ये हमारा आंसर है। वृद्धि संधि की अगर मैं बात करूं तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है एक महोदार्य, महोदार्य, ठीक है। दार्य यहाँ पे लिखती हूँ, एक शब्द है महोदार्य। और महोदार्य का अगर हम विग्रह करेंगे तो उसका होता है महा, महा प्लस औदार्य, औदार्य, ध्यान देंगे, महोदार्य, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, पूछे जा चुके प्रश्न है। तो यण गुण जो मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा बताए, न्यून, यण का न्यून बताया, गुण का नवोढ़ा बताया, वृद्धि का महोदार्य बताया, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा उत्तर है, ग्रीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, आप बताएंगे इसका विग्रह क्या होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हमने यहाँ पर यण गुण वृद्धि की बात कर ली है और अयादि की हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बात कर ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द कौन सा है, महामात्य, निरोग, अहल्या, अंतर्धान। देखिए ये मैंने पोस्ट भी किया था ये क्वेश्चन, तो लोगों के बहुत इसमें कन्फ्यूजन आंसर आ रहा है। देखिए निरोग ऐसे ही लिखा जाता है, महामात्य में ऐसे ही लिखा जाता है, अहल्या होता है, अहिल्या हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका सही जो वर्तनी है वो अहल्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्धान। और अंतर्धान को किस प्रकार लिखते हैं, इस बात पर आप ध्यान देंगे, ये मैंने वहाँ पर भी लिखा है, तो आप ध्यान देंगे, अंतर्धान लिखते हैं ऐसे, अंतर्धान। लेकिन आपको पहले भी बताया था कि र, अंतर्धान, तो र का उच्चारण जिस वर्ण से पहले होगा, देखो अंतर्धान बोल रहे ना हम,
तो र का उच्चारण जिस वर्ण से पहले होगा वो र उसी के ऊपर लगेगा। देखो अंतर धान हमने बोला ना, तो अंतर ध, र के बाद ध आ रहा है तो हमको ध के ऊपर वो र लगाना होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और भी शब्द आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि र का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो अंतर्धान इसका सही वर्तनी है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अंतर हम बोल तो रहे हैं लेकिन अंतर्धान ध के ऊपर आएगा। जिस वर्ण से पहले र का उच्चारण होगा र को उसी वर्ण के ऊपर लगाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए आज ये प्रैक्टिस सेट का 14 जो है पार्ट है, इसमें हमने डिफरेंट प्रकार के मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास और तत्सम तद्भव शब्द लिए हैं। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आपका ज्ञान जो है परिपक्व हो जाएगा। तो रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, मुहावरे का अर्थ क्या है। स्वामी नाराज होकर नौकरी की सेवा क्या लेगा। रानी अपने पति की हत्या कर सकती है, अमीर व्यक्ति किसी को भी मार सकता है। उपरोक्त सभी मैंने आपको बताया था कि मुहावरे से रिलेटेड अगर जो अर्थ हो, मतलब जो शब्द मुहावरे में है वही उसका अर्थ हो, तो कभी नहीं हो सकता। तो रानी वाला तो कट कर दो। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी तो हो नहीं सकते, किसी मुहावरे का सारे अर्थ नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। तो बचा स्वामी नाराज और अमीर व्यक्ति। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर अ। स्वामी नाराज होकर नौकरी के सिवा क्या लेगा, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी नाराज होकर नौकरी के सिवा क्या लेगा, ये मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है, तेल देखो तेल की धार देखो, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। लापरवाही से नुकसान होता है। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। देखिए मैंने अभी आपसे मुहावरे वाला एक ट्रिक बताया, सेम ऐसे ही लोकोक्ति में भी जो शब्द लोकोक्ति में है वही उसके अर्थ नहीं हो सकते, तो ये गलत है। तो अब इन 3 ऑप्शन से आप पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुख पहचानना। रुख मतलब कहते हैं ना कि हम वहाँ गए, जैसे माना कहीं माहौल गर्मा गर्मी का था और वहाँ जाके आपने रुख पहचाना, वहाँ को जाना कि वहाँ क्या स्थिति है, तो उसको बोलते हैं तेल देखो तेल की धार देखो। तो उसके लिए क्या होगा, रुख पहचानना इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके सिलेबस में है। तो विवाद या गुटबाजी से जो अलग रहे उसको क्या कहेंगे, विरल, आश्वस्त, तटस्थ या सरल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, तटस्थ कहेंगे। अगर हम बात करें, ये इसका आंसर तो हो गया, जो विवाद या गुटबाजी से अलग रहेगा। तटस्थ मतलब जो ना इधर है ना उधर है, तो वो तटस्थ हो गया। अगर हम बात करें विरल का अर्थ क्या होता है, विरल का अर्थ होता है अल्प या कम, है ना, कि ऐसे लोग तो विरले ही मिलते हैं। विरल मतलब अल्प। और आश्वस्त का मतलब होता है निर्भय, या माना जिसको आपने क्या करो, आश्वासन दिया हो भैया तुम्हारे साथ सब बढ़िया होगा, आश्वासन है ना, आश्वस्त। उसके बाद हम बात करते हैं सरल माने सीधा। ठीक है, तो उसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ। अगला प्रश्न है, अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द से ही ये प्रश्न है। प्रातः का समय, दोपहर के बाद का समय, संध्या का समय या दोपहर का समय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। अगर हम बात करें प्रातः के समय को क्या कहते हैं, तो भोर कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर कहते हैं। और संध्या का समय को हम क्या कहते हैं, सायंकाल कहते हैं। और अगर जैसे अपराह्न की जगह एक शब्द और आता है, पूर्वाह्न। ठीक है, तो पूर्वाह्न होता है दोपहर के पहले का समय। ध्यान देंगे, बाद की जगह क्या आ जाएगा, पहले। तो दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन बार बार इसमें पूछा जाता है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। ये तो हमारा आंसर हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है संध्या और रात्रि के बीच का समय। तो किससे पूछा जा रहा है, संध्या यानी कि शाम और रात्रि के बीच का समय जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे गोधूली। ये वह समय होता है जब पक्षी अपने डेरे पे लौटते हैं, हर व्यक्ति अपना काम करके घर को आता है ना, तो उस समय को क्या बोलते हैं, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोलते हैं, गोधूली कहते हैं। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था, अपराह्न किसको कहा जाता है, दोपहर के बाद के समय को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, गेंद, कदुक, कंदुक, कुंदक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंदुक। और कंदुक अगर तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव शब्द क्या है, इसका तद्भव शब्द है गेंद। ठीक है, तत्सम हो गया कंदुक और तद्भव है गेंद। गेंद माने बॉल। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है गवाल, ग्वाल, गोपाल या गोचरी।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल इसका तत्सम शब्द है। अगर हम बात करें ये तत्सम है तो तद्भव क्या है, तद्भव है ग्वाल, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ग्वाल इसका तद्भव है और तत्सम शब्द क्या है, गोपाल। अगला प्रश्न है आंसू शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तद्भव शब्द है और तद्भव ये है तो उसका तत्सम क्या होता है, अश्रु, क्या होता है, अश्रु, ये इसका तत्सम शब्द है और आंसू शब्द क्या है, तद्भव है और तत्सम इसका हो गया अश्रु। अगला प्रश्न है 18 शब्द का तत्सम शब्द होगा, अष्ठारह, उष्ठारह, अष्टादश या 18। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अष्टादश। 18 शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, अष्टादश। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ शब्दों का अतिरिक्त प्रयोग किया गया है, तो हमको वाक्य शुद्धिकरण में सब कुछ देखना है, संज्ञा, लिंग, वचन, प्रयोग, अतिरिक्तता, ठीक है, या किसी प्रकार का अन्य दोष तो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। आप बार बार कृपया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कृपया, कृपा, कृपया, कृपा, एक ही बार उसका प्रयोग होगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो ये है वाक्य शुद्धिकरण के हिसाब से शुद्ध वाक्य यही है। तो ये था आज हमारा 20 प्रश्नों का पार्ट नंबर 14 के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको प्रश्नों के संकलन और उसके साथ जो अतिरिक्त व्याख्या मैं करती हूँ वो आपको पसंद आई होगी। साथ ही जो मैंने आपको संधि के बताए या समास के जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए उनको याद रखिए, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता कि डिट्टो प्रश्न वहाँ आएंगे, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, जैसे हमने समास के डाउट क्लियर किए, संधि के डाउट क्लियर किए, या तत्सम तद्भव को हमने समझा, या पर्यायवाची हमने, देखिए पर्यायवाची विलोम शब्द तो ऐसे हैं कि जितना आपके पास ज्ञान है उसको जितना बढ़ा सकते हो, अपने शब्दकोश को जितना बढ़ा सकते हो उतना आपके लिए ये विषय अच्छा रहेगा। और कोई भी भ्रमित ना हो किसी भी वीडियो को या उसको सुन के, क्योंकि पेपर कैंसिल होने वाला नहीं है, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें। प्रैक्टिस सेट जहाँ जहाँ तक थोड़ा बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, लेकिन अभी मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपको डेली कम से कम एक दिन छोड़ के, नहीं तो मैं आपको उत्तराखंड और हिंदी की प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराती रहूँ। आपको प्रश्नों का चयन मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जो हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार प्रस्तुत करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।